हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का और आज हम आपके सम्मुख छंद लेकर उपस्थित हैं। छंद काव्य सौंदर्य का आवश्यक तत्व होता है। कविता लय, सुर, ताल आदि का निर्धारण इसी से होता है। इससे काव्य में सुगमता, सरसता, संगीतात्मकता और भावबोधगम्यता में सुगमता होती है। छंद के 3 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ से बनता है छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक एवं मुक्तक छंद। कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रा एवं मात्राओं की गणना, स्वरों के उच्चारण को मात्रा कहते हैं। कह रहा है मात्रा एवं मात्राओं की गणना, स्वरों के उच्चारण को मात्रा कहते हैं। किसके उच्चारण को? स्वरों के उच्चारण को मात्रा कहते हैं। उच्चारण समय अल्प होने पर ह्रस्व या लघु तथा अधिक होने पर दीर्घ या गुरु होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही उसके लघु और गुरु होने पे निर्भर करता है। मात्राओं की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। ध्यान दीजिए, छंद का वीडियो लंबा होगा, लेकिन मेरा इस वीडियो में दावा है कि मैं जितना भी छंद इसमें कवर करूँगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और उससे प्रश्न बनने ही बनने हैं। पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए। छंद के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है? यहाँ 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। पहला दे रहा है अ, ई, उ को ह्रस्व मानते हैं और इसके लिए एक मात्रा होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 1। यानी ह्रस्व के लिए हमें किससे प्रदर्शित करेंगे? 1 से। शेष स्वर दीर्घ होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, री भी आता है। री को भी ले लीजिए। अ, ई, उ, री ह्रस्व में आते हैं और इसके अलावा जो भी स्वर हैं वो समस्त किसके श्रेणी में आएंगे? दीर्घ में आते हैं। और इसके लिए 2 मात्राएं निर्धारित की गई और इसको प्रदर्शित किसे करते हैं? ऐश आकार से। किससे करते हैं? ऐश आकार से प्रदर्शित करते हैं। इसकी गणना कितना करेंगे हम? 2। जैसे 1 के लिए 1 गणना, वैसे एस के लिए हमेशा हम इसे 2 से प्रदर्शित करते हैं, जो ऐश आकार के सिंबल से बना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवल व्यंजन अर्थात हलंत में कोई मात्रा नहीं होती। कह रहा है केवल व्यंजन अर्थात हलंत में कोई मात्रा नहीं होती, यानी जिसमें हलंत व्यंजन लगे रहेंगे उसके लिए भी कुछ नियम है जो मैं आगे स्पष्ट करूंगी। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संयुक्ताक्षर से पूर्व ह्रस्व को दीर्घ माना जाता है। किसके पहले? संयुक्ताक्षर से पूर्व यदि ह्रस्व हो तो उस ह्रस्व को भी क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। और दीर्घ का सिंबल क्या है? ऐसे क्या है? ऐसा आकार है। अनुस्वार और विसर्ग, ध्यान दीजिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर एक बिंदी। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? ऊपर एक बिंदी। जहाँ एक बिंदी लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, जिसमें एक बिंदी बस लगा हो। और विसर्ग के अंतर्गत क्या? ये विसर्ग को, इस डबल बिंदी जहाँ लगा है उसे हम विसर्ग करते हैं। इसकी भी गणना हम किसके अंतर्गत करते हैं? दीर्घ के अंतर्गत, यानी इसके भी आगे, इसके भी ऊपर डबल यस के आकार का सिंबल बनेगा। स्पष्ट हो गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं बहुत आराम से चलूंगी ताकि आपको छंद में कहीं कुछ दिक्कत ना हो। अब कह रहा है लघु वर्ण क्या होते हैं और गुरु वर्ण क्या होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आराम से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लघु वे वर्ण होते हैं जो जल्दी से बोले जाते हैं, इनको ह्रस्व भी कहते हैं। जिसे लघु कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व भी कहा जाता है, यानी लघु को ही ह्रस्व भी कहते हैं। और इनका चिन्ह क्या होता है? एक। सिंबल क्या होता है? एक होता है। अ, ई, उ, री किसके अंतर्गत आते हैं? लघु के अंतर्गत है। और इसके साथ चंद्रबिंदी, ध्यान दीजिए, चंद्रबिंदी ये किसके अंतर्गत आता है? ह्रस्व स्वर की मात्राओं से युक्त सभी व्यंजन लघु होते। चंद्रबिंदी तथा ह्रस्व स्वरों की मात्राओं से युक्त सभी व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? लघु के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, अब ह्रस्व में क्या है? अ, ई, उ, री। जैसे कि हम लिखें
की, तो किसके अंतर्गत आएगा? लघु अथवा हरस के अंतर्गत आएगा। यदि हम लिखें कु, तो किसके अंतर्गत आएगा? हर्ष के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही चंद हम लिख रहे हैं, या चांद में जो चंद्रबिंदी बनता है चांद में, तो ये दीर्घ में आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसे करके कोई सिंबल शब्द बन रहा है और उसके आगे आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा न लगा हो, तो ये हमेशा हर्ष के अंतर्गत आएगा। ध्यान दीजिए, पहचानने का ट्रिक, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चंद्रबिंदी, आकाश में चांद कितना है? एक है। आकाश में चांद कितना है? एक है। और हमारा चंद्रबिंदी वाले वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? लघु के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए मात्रा क्या होगी? एक होगी। चांद के लिए मात्रा क्या होगी? चंद्रबिंदी के लिए मात्रा क्या होगी? एक होगी। अब शायद आपको स्पष्ट हो गया, आकाश में चांद भी एक है और इसके लिए एक मात्रा भी लगेगी। आगे बताऊंगी कि क्यों मैं ये ट्रिक बताई हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला है गुरु। गुरु वे वर्ड हैं जो लघु की अपेक्षा खींचकर बोले जाते हैं, यानी उससे दुगुना समय जिन वर्डों में लगे उसे हम गुरु कहते हैं, या इनको दीर्घ भी कहा जाता है। गुरु कहा भी जाता है और क्या कहा जाता है? दीर्घ भी कहा जाता है। इनका चिन्ह क्या है? इन्हें एस आकार के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इनका सिंबल क्या है? एस, जिसकी गणना हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, लेकिन सिंबल उसके ऊपर क्या बनेगा? एस बनेगा। लेकिन गणना में हमेशा ध्यान दीजिए 2 ही हम मन में रखेंगे। अब आगे इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। आ, ई, उ, ए, ऐ भी आएगा, ऐ भी, ओ, औ, और इसके साथ अनुस्वार। अनुस्वार ऐसे होता है, एक बिंदी होती है, और विसर्ग तथा इनसे युक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, युक्त नहीं होगा, संयुक्त, क्षमा चाहूंगी, आज टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संयुक्त व्यंजन गुरु होते हैं। जैसे रा, ती, की, जो भी ये शब्द हैं किसके अंतर्गत आएंगे? गुरु के अंतर्गत आएंगे। ध्यान दीजिए, अब मैं ट्रिक बता रही हूँ। आसमान में चांद कितना है? एक है। और इसकी गणना किसके अंतर्गत होती है? लघु के अंतर्गत होती है। अब ध्यान दीजिए, इसे अनुनासिक कहते हैं और इसे अनुस्वार कहते हैं। यानी कि आसमान में तारे कितने हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन सिंबल में एक ही है ना। तारे बहुत सारे हैं, यानी ये चांद से क्या है? चांद से बड़ा है। यानी इसकी गणना हमेशा किससे करेंगे? एस से करेंगे। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके सम्मुख एक शब्द है इलाहाबाद। इसमें 2 लघु और 3 गुरु हैं। इलाहाबाद में कितने? ई में के कौन सी मात्रा है? हर्षव है। जबकि ला में कौन सा है? गुरु है। गुरु किससे प्रदर्शित करते हैं? एस सिंबल से। हा में गुरु है, बा में गुरु है, जबकि दो में हर्षव है। तो कितनी मात्राएं कुल हो जाएंगी? ध्यान दीजिए, कुल कितनी मात्राएं? यहाँ कुल 8 मात्राएं हो जा रही। कितनी मात्राएं हो जा रही हैं? कुल कितनी मात्रा हो जा रही है? 8 मात्राएं हो जा रही हैं। अब स्पष्ट हो गया गणना कैसे करना है। अब आगे मात्रा। मात्रा में कह रहा है वर्डों को कहने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्डों की 1 मात्रा और गुरु वर्डों की 2 मात्राएं होती हैं। वर्डों के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह लगाने के बाद भी मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे कि मैं यहाँ बताई हूँ, यदि ई के आगे 1 वाला सिंबल लगा रही हूँ तो इसकी मतलब है 1। ला के आगे यदि यश आकार का सिंबल बना रही हूँ तो इसका मतलब है 2। गुरु वर्ड है। हा क्या है? गुरु वर्ड है। बा क्या है? गुरु वर्ड है। और द क्या है? हरस्व वर्ड है। यानी इतनी मात्राओं की गणना करने के बाद कितने बन रहे हैं? मात्रा कितनी बन रही है? 8 मात्राएं बन रही हैं। अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। अतः हम आगे बढ़ते हैं। विशेष में कुछ समझाया गया, ध्यान दीजिए। विशेष मात्रा का संबंध स्वर से होने के कारण स्वर रहित व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे भास्कर, ध्यान दीजिए, जितने भी व्यंजन वर्ड हैं उन सारे व्यंजन वर्ड में
सदैव हमेशा क्या लगाता है, अ जुड़ा रहता है। यदि उनमें स्वर को निकाल दिया जाए उसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या नहीं होती? जैसे भास्कर में स्व में यदि हलंत लगा दिया जाए तो इसकी कोई मात्रा होगी? कोई मात्रा नहीं होगी। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उनमें पहले का वर्ण लघु होते हुए भी क्या हो जाता है, दीर्घ माना जाता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ नोट कर लीजिएगा। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उनमें पहले का वर्ण लघु होते हुए भी क्या मान लिया जाता है, दीर्घ मान लिया जाता है। और इसकी दो मात्राएं होती हैं। आगे मैं स्पष्ट करूंगी कैसे ये हुआ है, आगे मैं इस बात को स्पष्ट करूंगी, लेकिन आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। कह रहा है गढ़ को एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो पहले हम ये जान ले गढ़ क्या है। गढ़ 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं और ये कितनी संख्या में होते हैं, 8। अगर पूछे एग्जाम में कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है तो गढ़ों की संख्या 8 होती है। अब कह रहा है ये कौन कौन से गढ़ होते हैं, इसे भी जान लिया जाए। पहला है यगढ़, दूसरा मगढ़, तीसरा तगढ़, चौथा रगढ़, पांचवा जगढ़, छठवां भगढ़, सातवां नगढ़ और 8वां शगढ़। आपसे ये नहीं पूछेगा कि 8वां कौन सा गढ़ है, आपसे ये पूछेगा सीधे कि गढ़ों की संख्या, छंद में गढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो आप सीधे बताइए गढ़ों की संख्या कितनी है, 8 है। गढ़ों की संख्या कितनी है, 8 है। अब ध्यान दीजिए, गढ़ों को याद करने का सूत्र, गढ़ के याद करने का, जैसे कि य माता, यह माता होगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। ये सूत्र है गढ़ को याद करने का, से सरलता से ज्ञात हो जाता है। इनमें 8 वर्ण गढ़ों के नाम हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे मैं स्पष्ट करूंगी ये 8 गढ़ कैसे हैं। कह रहा है हमें जिस गढ़ का रूप जानना हो तो उस वर्ण को और उसके बाद में 2 वर्णों को मिलाकर लिख देना चाहिए। उन्हीं वर्णों के ऊपर नियमानुसार गुरु लघु चिन्ह लगाने से उस गढ़ का रूप ज्ञात हो जाता है। जैसे अगर हम तगड़ का रूप जानना है तो ता के आगे वर्ण रा और ज को लिखकर गुरु चिन्ह। अब देखिए, ता पे कौन सा चिन्ह लगेगा, एस यानी 2 लगेगा। रा पे कौन सा लगेगा, एस लगेगा। और ज पे कौन सा लगेगा, एक का लगेगा। यानी गुरु और लघु चिन्ह लगाने से तराज हुआ है। अतः तगड़ का रूप क्या बन के आ रहा है हमारे सामने, तगड़ का रूप गुरु और लघु ही तो बन के आ रहा है। संपूर्ण गढ़ों के स्वरूप निम्न प्रकार है। आगे मैं स्पष्ट करूंगी, टोटल गढ़ ही बता दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जो ये रटते हो ना कि 155 से मान लेते हो, 555 मान लेते हो, 551 बन रहे, अब रटना ही नहीं, आज से ये रटने वाली चीज ही हटा लो दिमाग में आप। सूत्र हमारा क्या था, य माता राज भान सलगा, यही तो हमारा सूत्र है, यही हमारा सूत्र है। यदि हम यगढ़ बना रहे हैं, यगढ़, य के गढ़ कैसे बनाएंगे, जैसे ही हम यगढ़ अगर बना रहे हैं, गढ़ बनाना है तो य के आगे हम गढ़ शब्द जोड़ लेंगे तो यगढ़ बन जाएगा। लेकिन इसका सूत्र अगर हमें समझना है तो ध्यान दीजिए, सूत्र समझना है तो य माता राज भान सलगा। थोड़ा सा समय लगेगा, घबराइएगा मत। अब सूत्र में हम क्या कहेंगे, 3 अक्षर उठा लेंगे। गढ़ बनाने में बस य उठाएंगे और गढ़ शब्द जोड़ देंगे, यगढ़ तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम सूत्र बनाएंगे तो 3 शब्द ले लेंगे, जैसे यमाता। और ध्यान दीजिए, यमाता में य पे क्या लगेगा, हर्षी तो लगेगा, माता पे इसका दीर्घ अर्थात गुरु ही वर्ण तो लगेगा। तो हमारे सामने क्या आ रहा है, हरस गुरु। अब क्लियर हो गया होगा। और शब्द हम जैसे ले रहे हैं, यशोदा, कोई शब्द ले रहे हैं, यशोदा ले रहे हैं, या
कुछ शब्द और भी ले सकते हैं, जैसे कि अशोका शब्द ले सकते हैं। यदि हम अशोका शब्द भी ले रहे हैं तो यही बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा, क्या, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। अब क्लियर हो गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने या माता राजभान लिखा तो य माता राजभान सलगा, शलगा नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम दूसरा गढ़ बना रहे हैं, मगड़ बना रहे हैं, तो मातारा यही तो उठाएंगे 3 वर्ड पुनः, तो क्या बनेगा, गुरु गुरु गुरु, यही तो हो रहा है। जैसे नाना जी या नानी जी शब्द ले लीजिए। ऐसे ही अगर तगड़ बना रहे हैं तो त के आगे गढ़ जोड़ देंगे तो तगड़ बन जाएगा, लेकिन इसके साथ हम 3 ही वर्ड तो उठाएंगे, गुरु गुरु और ह्रस्व, यही तो यहाँ से बन रहा है। अब आपको गढ़ बनाना आ गया होगा और उसकी सूत्र भी समझ में आ गए होंगे। स्पष्ट हुआ? शायद अब आपको कहीं दिक्कत ना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं पुनः ऊपर चल रही हूँ कि गढ़ों के नाम रूप यही है और इसके सूत्र भी यही है। य माता यहाँ रहेगा, य माता राजभान सलगा। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गढ़ बनाना आ गया होगा, गढ़ के सूत्र बनाना आ गया होगा, उसके स्वरूप का निर्धारण करना भी आ गया होगा। और उदाहरण हम जैसे अ के आगे ह्रस्व है तो यशोदा ले सकते हैं या अशोका ले सकते हैं, जैसे कि अशोका। तो हम ये देखें, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, उदाहरण एकदम स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बढ़ रहे हैं, गढ़ बनाना अब आपको आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट पुनः आप नोट करते हुए चलिए। छंद के प्रकार, बड़ और मात्राओं की दृष्टि से छंद के 2 प्रकार होते हैं। बड़ और मात्राओं की दृष्टि से, यहाँ पूछ रहा है बड़ और मात्राओं की दृष्टि से छंद के प्रकार, तो छंद के कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 प्रकार होंगे, मात्रिक छंद या वर्णिक छंद। वर्णिक छंद को ही वर्णवृत्त छंद भी कहते हैं। तो छंद के कितने प्रकार हो गए, छंद के 2 प्रकार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है मात्रिक छंद। पहला क्या है, मात्रिक छंद। ये वे छंद हैं जिनमें मात्राओं की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है। किनका ध्यान रखा जाता है, जिनमें मात्राओं की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है, जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, वरवे आदि। किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब कुछ ही मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। अक्सर प्रश्न बन जाता है कि चौपाई, दोहा, सोठा, वरवे किस प्रकार के छंद है, तो आप लिखेंगे मात्रिक छंद की श्रेणी में आते हैं। किसके छंद की श्रेणी में आते हैं, मात्रिक छंद के श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरा आता है वर्णवृत्त छंद या वर्णिक छंद। ये वे छंद होते हैं जिनमें वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान, वर्गों नहीं वर्णों होगा, वर्णों की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं, इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, वसंत तिलका आदि किसके अंतर्गत आते हैं, वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा कि मात्राएं कितनी, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। यदि प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, चौपाई, दोहा, भैरवे, वसंत तिलकम, तो यहाँ स्पष्ट रूप से वसंत तिलकम मात्रिक छंद ना होकर कौन सा छंद है, वर्णिक छंद। अब स्पष्ट हो गया होगा आगे आपको। अब आगे हम बढ़ेंगे। मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के चरण के लक्षणों के अनुसार निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंदों के चरणों के लक्षणों के अनुसार इनके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहले ध्यान दीजिए, जो मात्रिक वर्ण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक या समछंद, जिन छंदों के सभी चरणों के लक्षण, वर्ण, मात्रा आदि क्या होती है, समान होती है, वे समछंद कहे जाते हैं। कौन से छंद कहे जाते हैं, समछंद कहे जाते हैं। जैसे कि चौपाई, रोला, इंद्रवज्रा। इसके अलावा गीतिका, हरि गीतिका किसके अंतर्गत आएगा,
सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। अब दूसरा आता है अर्धमात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिन छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण के लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, वे अर्धसम छंद कहे जाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, वरवे आदि। जैसे दोहा, सोरठा, वरवे आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा हमारे सम्मुख आता है विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिन छंदों में 4 से भी अधिक अर्थात 6 चरण हो और वे 1 से 9 हो, इन प्रत्येक में क्या हो, भिन्नता, वे विषम छंद कहे जाते हैं। जैसे क्या है, छप्य, कुंडलिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छप्य और कुंडलिया इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से इसको भी हम बताएंगे। छप और कुंडलिया किसके अंतर्गत आते हैं, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा कि मात्रिक छंद तथा वर्णिक छंद में कितने प्रकार बन सकते हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। अब हम मात्रिक छंद का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पहले मात्रिक छंद का अध्ययन करेंगे। मात्रिक छंद में पहला छंद आपके सम्मुख है चौपाई छंद। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चौपाई छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है, तो सममात्रिक। ध्यान दीजिए, ये वाली फैक्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होता है। ये सिंबल गलत हो गया है, डबल ऐश होगा, यानी 2 गुरु होते हैं। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है, जैसे कि एक इमेज बना रहे हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा समझने का। चौपाई, चौपाई को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, चौपाई को हम कन्वर्ट करेंगे 4 पाई। चौपाई को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 पाई में। और ये दिमाग में एक फिगर बना रहे हैं जो सेट कर लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत काम देगा। ये 4 पाई है, चौपाई को हम कन्वर्ट करेंगे 4 पाई में। 4 पाई में कितने पाए हैं, 4 हैं। कितने पाए हैं, और चारों ही कितना है, बराबर है। चारों पाए बराबर है। 4 का जब हम 4 में यानी 4 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, योग कितना बढ़ रहा है, 16। बस इतनी सी बात आपके माइंड में सेट करनी है। चौपाई को हम कन्वर्ट करेंगे 4 पाई में। 4 पाई में कितनी पैर होते हैं, पाई कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने पाई होते हैं, 4 पाई होते हैं। और 4 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मात्राएं कितनी हो जा रही हैं, 16 हो जा रही हैं। बस इतना ही मैच है। और ये अब जैसे एग्जाम में बैठोगे प्रश्न बनेगा चौपाई किस प्रकार का छंद है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा चारों पाए बराबर थे, यानी सम थे, तो सममात्रिक छंद है। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैम ने बताया था 4 × 4 = 60। अब क्लियर हो गया होगा, अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। आगे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हम देख लें। कह रहा है देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। ये इसीलिए उठाई हूँ कि जो आपको दिक्कत है यहाँ, वो दिक्कत क्या हो जाए, बहुत आराम से हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी आपका दिक्कत हो वो दिक्कत दूर हो जाए। तो देख गरुड़ निज हृदय विचारी, तो यहाँ मात्रा हम लगाते हुए चलें। देखी ऐ की मात्रा है तो ये किस में आएगा, गुरु में आएगा। ई की मात्रा है, हर्ष में आएगा। ये तीनों में क्या, ऊ की मात्रा है तो ये हर्ष में आएगा। निज, निज में भी हर्ष की मात्रा है। जबकि हृदय है, हृदय में रिकार, ध्यान दीजिए, रिकार भी किसके अंतर्गत आएगा, रिकार भी हर्ष के अंतर्गत आएगा। विचारी, विचारी में हर्ष है। जबकि चा और री ये क्या है, दीर्घ के अंतर्गत आएगा। तो अब हम काउंटिंग कर लेंगे, 2 1 3। यस को किससे गिनेंगे, ये 2 है, काउंट में कितना है, यस काउंट में 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पे, यहाँ पे कुल कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। जब 16 मात्राएं हो गई तो कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। हमारा इमेज क्या था, क्या हमने बताया था, चौपाई को हम कन्वर्ट करेंगे 4 पाई में। 4 पाई में कितनी मात्राएं होती हैं,
4 पाई में कितने पाए होते हैं? 4। 4 का जब 4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का 4 में जब गुणा करें तो कितने अंक मिल रहे हैं हमारे? 16। बस इतना सा इमेज था और ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला छंद हमारा है दोहा छंद। कह रहा है दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11। ये ध्यान दीजिए, 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के आदि में जगड़ को हम क्या, जगड़ यस रहेगा, जगड़ नहीं होता है तथा दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में लघु होता है और तुक भी होता है। अब तुक किसे कहते हैं आगे मैं अभी स्पष्ट करूंगी। पहले हम ये बता दें कि दोहा और सोरठा में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार भूलते हैं। तो दोहा हम जैसे दोहा लिख रहे हैं तो दोहा हम जब लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, दो लिख रहे हैं। दो को जब हम उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसे ही तो बन के आता है हमारे सामने, कुछ ऐसे बन के आएगा दो। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जा रही है? 13। बस इतना ही इमेज आपके दिमाग में सेट करना है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएगी? 13 हो जाएंगी। और दूसरे और चौथे चरण में आप इसको दिमाग में स्थायी रखिएगा, 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? एक बार मैं पुनः बता दे रही हूँ कि जब हम दोहा लिख रहे हैं, दोहा, तो दो का ऐसे ही तो सिंबल बन रहा है, ऐसे ही तो बन के आ रहा है दो। तो पहले और तीसरे चरण में कितना है? 13 मात्राएं हैं। बस यही हमारा ट्रिक है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जा रही है? 11 मात्राएं हो जा रही हैं। बस यही इमेज आपके दिमाग में सेट करना था और ये आपके दिमाग में सेट भी हो गया। जैसे ही दोहा छंद आएगा आप तुरंत कह देंगे, पहले में मैम ने बताया था 13, दो का जब हम उल्टा किए तो 13 बन के आया। तो पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11। जब अंतर है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अर्धसममात्रिक। किस छंद के अंतर्गत आ जाएगा? अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाएगा। अब क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब तुक में बोली थी, तुक में बताऊंगी, ध्यान दीजिए। कर कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुवान, नाई राम पद कमल सिरु बोली गिरा प्रमाण। वान और प्रमाण अंत वाले वर्ड मिल रहे हैं। जहाँ अंत वाले वर्ड मिले उसे ही हम कहते हैं तुक, यानी अंत वाले वर्ड या शब्दों का मेल जहाँ होते हैं उसे कहते हैं तुकांत या तुकों का मिलना। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ इनकी भी मात्राएं देख लेकर आए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुवान, तो हम यहाँ कर लें, ये किस में आएगा? हरस्व में आएगा। ये किस में आएगा? ये भी हरस्व में आएगा। हरस्व में हरस्व, जबकि वी हरस्व दीर्घ रहेगा, र हरस्व। लगे में क्या रहेगा? ध्यान दीजिए, लगे में दीर्घ रहेगा, एक ही मात्रा है, वचन और बाण। अब हम जब इसका काउंटिंग कर रहे हैं यानी गणना कर रहे हैं तो कुल कितने वर्ड हो रहे हैं? ध्यान दीजिए, जब हम गणना कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की पहले हम गणना कर लें। तो यहाँ से यहाँ तक की गणना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने वर्ड बन यहाँ तक की बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? ध्यान दीजिए, 13 बन रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जब हम गणना करें तो 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कितने बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। नीचे वाला आप खुद करके हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने बन रहे हैं। तो जब 13 और 11 बन रहे हैं तो कौन सा छंद हो जाएगा? ध्यान दीजिए, कौन सा छंद हो जाएगा? तो यहाँ दोहा छंद हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? यहाँ कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपको एग्जाम में दोहा आएगा तुरंत ही ये ट्रिक याद आ जाएगा मैम ने क्या कहा था, क्योंकि दोहा और सोरठा में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला छंद हमारा है
सोठा। जैसे कहा जा रहा है यह अर्ध सममात्रिक छंद, ये भी क्या है, दोहा। सोठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। जब आपने दोहे वाला ट्रिक समझ लिया है कि दोहा 13 और 11 का होता है, यानी प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं किस में होता है, दोहा में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, ठीक उसका अपोजिट क्या होता है, सोठा, उसका उल्टा होता है। तो अगर हम इसका उल्टा ही कर दे रहे हैं तो क्या हमें मिल जा रहा है, उल्टा करने पे 11 और 13 मात्राएं, अर्थात ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण के आदि में, ध्यान दीजिए, ये 5 बार बार उठा लिया है, टाइपिंग के समय कुछ गड़बड़ हो गया है। हरस्व गुरु हरस्व नहीं होता, यानी कि हरस्व गुरु और हरस्व नहीं होता है किसमें, सोठा छंद में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। हरस्व गुरु हरस्व नहीं होता। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु होता है और तुक भी होता है। तुक हम समझाए हैं, ऊपर भी समझाए, यहाँ भी समझा देंगे। कह रहे वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निरकर। तो यहाँ हम इसको स्पष्ट करेंगे, मात्राएं इसमें बताएंगे कि सोठा छंद में ये है कि नहीं। पहले हम इसे चेक कर लें, और मैं एक बार बताई भी थी कि मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ हरस्व वर्ण कहाँ हो जाता है, यदि नियम पहले समझ लीजिए, यदि दो वर्णों के बीच में, दो हरस्व वर्णों, किसके, हरस्व व्यंजन वर्णों के बीच में यदि एक कौन सा व्यंजन वर्ण हो जिनके आगे हलंत लगा हो, अर्थात अर्ध व्यंजन वर्ण हो, तो उसकी गणना उसके पहले वाले वर्ण हमेशा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जो मैं बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लीजिए। दो हरस्व वर्ण के बीच में यदि कोई हलंत वर्ण हो तो उसके पहले वाला वर्ण हमेशा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इस आधार पे यहाँ क्या हो जाएगा, बंद क्या हो जाएगा, नौ से पूर्व व हरस्व व्यंजन वर्ण है, लेकिन नौ का प्रयोग हो जाने पे, अर्ध नौ का प्रयोग हो जाने पे ये किसमें गणना की जाएगी, किसमें गणना की जाएगी, दीर्घ वर्ण में की जाएगी। अब ध्यान दीजिए, अब समझ में आया। अब ये बंदहु गुरु में क्या हो जाएगा, हरस्व हो जाएगा। पद में क्या हो जाएगा, दोनों में हरस्व हो जाएगा। कंज, मैंने क्या बताया था कि आसमान में तारे क्या हो, बहुत सारे होते हैं। ट्रिक हमारी यही थी ना, आसमान में तारे बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए गुरु का सिंबल होना चाहिए। किसका सिंबल होना चाहिए, किसका सिंबल होना चाहिए, गुरु। कंज में अनुस्वार लगा है तो कौन सा सिंबल होना चाहिए, दीर्घ का सिंबल होना चाहिए। अब कृपा शब्द है, कृपा, रिकार है, हरस्व होगा, पा में दीर्घ होगा, हरस्व होगा। हरस्व, ध्यान दीजिए, सिंधु, तीनों ही हरस्व वर्ण हैं, तो 9 अर्ध व्यंजन वर्ण है। इससे पहले क्या हो जाना चाहिए, यहाँ दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब स्पष्ट हो गया होगा। अब ऐसे नर में क्या है, नर में भी हरस्व रहेगा, रूप में ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा, इसलिए यह दीर्घ में हो जाएगा, और हरि में भी हरस्व हो जाएगा। अब हम इसकी गणना करेंगे। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, तो कितनी हो गए, पहले में कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ से पुनः गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हो गई, 13। 11 और 13 की मात्राएं किस में होती है, किस छंद में होती है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सोरठा छंद में होती है। और सोरठा छंद अगर पूछ दे एग्जाम में कि सोरठा छंद किस प्रकार का छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यदि प्रश्न बने कि सोरठा छंद
किसका उल्टा होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोहा छंद के उल्टा होता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला, ये भी इम्पोर्टेंट छंद है। आज जो भी लिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट छंदों को ही रखा गया है। यह रोला, यह सममात्रिक छंद है। रोला किस प्रकार की छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है, किंतु यति का निश्चित अनुसरण नहीं मिलता है। यति का निश्चित अनुसरण नहीं मिलता। आपको लिखना क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 मात्राओं पे क्या होती है? यति होती है। कितनी? 11 और 13 मात्राओं पे, 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान दीजिए, कुल 24 मात्राएं होती है। किस छंद में? रोला छंद में। अब आगे हम ध्यान देंगे इसके सीधे नियम पे। क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ को हो गया, को नहीं कऊ है। को नहीं, ऊ का मात्रा होगा ही नहीं, ऊ की मात्रा नहीं। कऊ पापहि पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त बढ़त चौंद मचावत, पै तकी ताकि लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 10 11 होत 3 5 ही बिसरावत। अब हम ऊपर वाले पहले देख लेंगे, नीचे स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। कर को पापहि पंचत्व, कऊ, को नहीं कऊ, कऊ पापहि पंचत्व। कऊ में क्या है? कऊ में क्या है? हर्ष हो जाएगा। पापहि, पा में दीर्घ होगा, पुनः हर्ष और पुनः हर्ष। पंच, अब मैं क्या बताई थी, अनुस्वार में क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाएगा। और इसके पूर्व में 2 वर्णों के, ये तीनों ह्रस्व हो, बीच में यदि हलंत वर्ण हो तो उसके पहला वाला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। प्राप्त, प्राप्त ध्यान दीजिए, प्राप्त है, इसके पहले दीर्घ है, इसलिए नियम हमेशा एक ही दीर्घ ही रहेगा। सुन, तीनों में, चारों वर्णों में ह्रस्व, पुनः दीर्घ, ह्रस्व और ह्रस्व। अब हम ध्यान दीजिए, गणना करेंगे। कर आए, यहाँ तक की गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने वर्ड बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जब हम गणना करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 कितनी बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। कितनी बन रहे हैं टोटल? 13 बन रहे हैं। कितनी बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, रोला छंद सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, जब हम दोनों को ऐड करें तो कितनी मात्राएं बन रही हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। अगला इम्पोर्टेंट है और ये आज का अंतिम छंद है। आज की वीडियो का ये अंतिम छंद है। बहुत जल्दी इसके पार्ट 2 भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी, लेकिन ये आज की वीडियो का अंतिम छंद है। कुंडलियाँ, यह विषम मात्रिक छंद है। किस प्रकार की छंद की श्रेणी में आता है? कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है पहले के 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के होते हैं, और बाद के 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का क्रम पहले 2 चरण में 13 11 का होता है और बाद के चरणों में 11 और 13 का होता है। यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है, नोट कर लीजिए, कुंडलिया छंद पहचानने का ट्रिक है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है वही शब्द से छंद का अंत भी होता है। जैसे कि कर रहिए लटपट काटी दिन वारुम घामही में सोए,
छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन जा दिन बहे बयार टूटी सब जर से जैते। टूटी सब जतर जय है ये जैते नहीं जय है होना चाहिए जय है। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गही ये पत्ता सब झरी जाए। तो छाया में रहिए। रहिए से प्रारंभ हो रहा है, अपना अंत भी किससे हो रहा है? इसी रहिए से हो रहा है। अब आगे हम बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि कुंडलिया छंद आप कैसे पकड़ेंगे। ध्यान दीजिए, कुंडलिया छंद में कह रहा है कि इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? विषम मात्रिक छंद है, इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के होते हैं। किसके होते हैं? दोहा। दोहा को किससे सिंबल से? डी। किससे होते हैं? दोहा के। और बाद के 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। पहले के 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में अगर देखा जाए तो मात्राएं 24 ही मात्राएं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे याद करेंगे कि कुंडलिया छंद में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए, कुंडलियां से बना लीजिए इमेज कुंडल। कुंडल कहाँ पहना जाता है? तो कुंडल कानों में पहना जाता है। कुंडल कानों में पहना जाता है। तो दोहा से डी प्लस रोला से आर। रोला से आर। जब डी आर अर्थात डॉक्टर, डी आर मतलब डॉक्टर। बस इतनी सी ट्रिक है आपके दिमाग में हम सेट करना चाह रहे हैं। डी आर यानी डॉक्टर। जब हमको कुंडल पहनना हो यानी कुंडलियां पहनना हो तो हम किसके पास जाते हैं? कान छिदवाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास। बस यही से हमारी ट्रिक है। डी से दोहा, डी से दोहा और आर से रोला। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है। कुंडलियां छंद या कुंडलियां छंद में कौन कौन से 2 छंदों को मिलकर बनता है? तो हमारा ट्रिक क्या है? डी आर यानी डॉक्टर। तो डी से हो जाएगा दोहा और आर से हो जाएगा रोला। स्पष्ट हुआ? अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। आगे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो रोला कुंडलिया छंद होता है, जो कुंडलिया छंद होता है, वह कुंडलिया छंद हमेशा कह रहा है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है अंत भी उसी से होता है। यानी वही उसी शब्द से पुनः इसका क्या होता है? जिस शब्द से आरंभ होता है वही शब्द से उसका अंत भी हो जाता है। इस ट्रिक से भी हम पकड़ सकते हैं। अब हम देख लें, कर रहिए। अब इसको हम देख लें एक बार गणना करके कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो हरस्व हरस्व ये है तो दीर्घ हो जाएगा। पुनः हरस्व हरस्व हरस्व, फिर यहाँ का टी तो क्या हो जाएगा? दीर्घ और हरस्व हो जाएगा। फिर यहाँ दिन में हरस्व हरस्व है। अब इतने की हम गणना कर ले पहले। अगर आप परेशान हो रहे तो इतने की ही गणना कर ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने अंक हमें मिले? 13 मात्राएं मिल गई। अब वरु घामी में सोई, इसको भी देख लें। हरस्व हरस्व दीर्घ हरस्व हरस्व, पुनः में देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार भी और एक ही मात्रा भी, दीर्घ दीर्घ और हरस्व। अब इसकी हम गणना कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें कितने अंक मिल रहे हैं? हमें कितने अंक मिल रहे हैं? 11। क्षमा चाहूँगी 11 हो रहे हैं। तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं यानी इन्हें जोड़ रहे हैं तो कितने अंक हमें मिल रहे हैं? 24। तो कितनी कुंडलिया छंद में कितनी एक चरण में मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? ये भी प्रश्न बनता है कि कुंडलिया छंद में चरण कितने होते हैं? तो कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। आज बस इतना ही। कल मैं कुंडलिया छंद के उदाहरण, अन्य उदाहरण को भी लेकर उपस्थित होंगी और अन्य जो महत्वपूर्ण छंद रह गए हैं
उन छंदों को भी लेकर उपस्थित रहूंगी। बस आज इतना ही, इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।